और आप वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि दो यंग पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं जो खुद भी अभी यंग 24-25 साल आमतौर पे इनकी उम्र होती है, और उनका एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसको दिख नहीं रहा। और इससे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि इसमें काफ़ी बीमारियों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस बीमारी से या ब्लाइंडनेस से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जिस बीमारी को हम बोलते हैं जी कोरोइडल कोलोबोमा, ये डाइटरी फैक्टर्स की वजह से होता है। ये है कि मेनली फोलिक एसिड एक विटामिन होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब ये कोरोइडल कोलोबोमा है क्या कि आप सोचिए कि आँख का पीछे का एक हिस्सा बना ही नहीं, तो इन आँखों की पूरी डायनेमिक्स ही बदल जाती है। और दिक्कत ये है कि अगर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी बताया कि भाई फोलिक एसिड अगर हम प्रॉपर मात्रा में दे दें, फोलिक एसिड के अलावा विटामिन ए काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है और बच्चे की आंख हेल्दी हो सकती है। एक, आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। तो नहीं खाने में ये हो गया कि आपने स्मोकिंग, अल्कोहल और अननेसेसरी मेडिकेशन अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। आज ही क्लिनिक में हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया और आप वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि दो यंग पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं जो खुद भी अभी यंग 24-25 साल आमतौर पे इनकी उम्र होती है, और उनका एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसको दिख नहीं रहा। तो पहली चीज़ तो ये बड़ा मन में दुख लगता है कि भाई ये अब इसके लिए क्या करें और इनको कैसे समझाएं कि आगे की लाइफ वगैरह कैसे चलेगी। और इससे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि इसमें काफ़ी बीमारियों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस बीमारी से या ब्लाइंडनेस से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इसमें ज़रूरी यही है कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे डाइटरी के वो क्या मदर का खान पान है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, और माँ को वैक्सीन वगैरह प्रॉपरली मिली है कि नहीं मिली। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी आँखों के ऊपर कुछ इल इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, आज हमने एक चांस की बात है कि 3 पेशेंट्स हमने देखे, जिसमें एक तो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि एक यंग कपल आया और उनका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ, और अनफॉर्चुनेटली वो किसी ग्रामीण उससे इलाके से थे जहाँ पे शायद स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ इतनी अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो जब वो हमारे पास आए तब उस 6 महीने उस बच्चे को हो चुके थे जो पैदा हुए। और दिक्कत ये है कि जब वो आया हमारे पास तो उसको स्टेज 5 आरओपी हो गई थी, एंड अनफॉर्चुनेटली बीमारी जब इतनी बढ़ जाए तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस ना के बराबर रह जाते हैं। बट अगर इसी बच्चे को हम 2 या 3 हफ्ते पैदा होने के बाद स्क्रीन कर लेते और ट्रीटमेंट दे देते तो काफ़ी केसेस के अंदर हम इन प्री मैच्योर बच्चों की भी जो रोशनी है आँखों की बचा सकते हैं। सेकंड जो आया, जिस बीमारी को हम बोलते हैं जी कोरोइडल कोलोबोमा, ये डाइटरी फैक्टर्स की वजह से होता है। अब इस डाइटरी फैक्टर में ये है कि मेनली फोलिक एसिड एक विटामिन होता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, कोरोइडल कोलोबोमा। अब ये कोरोइडल कोलोबोमा है क्या कि आप सोचिए कि आँख का पीछे का एक हिस्सा बना ही नहीं, वो आँख का पीछे का जो कोरोइड है वो आधा ही है पूरा होने की जगह। तो इन आँखों की पूरी डायनेमिक्स ही बदल जाती है। और दिक्कत ये है कि अगर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी बताया कि भाई फोलिक एसिड अगर हम प्रॉपर मात्रा में दे दें, 400 मिलीग्राम के आसपास उसकी डोज होती है, बट पेशेंट या जो भी ये लोग सुन रहे हैं वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट लें। मतलब ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से 400 मिलीग्राम स्टार्ट कर दिया उन्होंने लेना। तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है और बच्चे की आँख हेल्दी हो सकती हैं। फोलिक एसिड के अलावा विटामिन ए जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर है, और वो विटामिन भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सजेशन के बाद ही लें, ठीक है। इसके अलावा मदर को डायबिटीज़ वगैरह का कोई रिस्क है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है,
कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट। तो ये जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे कंट्री में स्पेशली जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर इसकी इम्पॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है कि अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है या प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनके लिए ये न्यूट्रिशनल वाला जो पॉइंट है ये दिमाग में रखना बहुत। डाइटरी में दो फैक्टर्स हैं, एक आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। तो नहीं खाने में ये हो गया कि आपने स्मोकिंग, अल्कोहल और अननेसेसरी मेडिकेशन अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है। मतलब ये क्रिस्प मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ कि अल्कोहल, स्मोकिंग और कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है। अगर ये 3 पॉइंट आप फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, इसमें बड़े सेट गाइडलाइंस और क्राइटेरिया हैं। मेनली जो दो हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर बच्चे का जन्म 34 हफ्ते से पहले हो जाए या बच्चे का वेट 2 किलो से कम है, 2000 ग्राम 2 किलो से कम है, तो उन केसेस के अंदर ये आरओपी होने का, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होने की रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और इन बच्चों में अगले 2 से 3 हफ्ते तक स्क्रीनिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। और हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पर भी, जिन जगह पर भी ये स्क्रीनिंग होती है वहाँ पर हम ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी को काफ़ी केसेस के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी की थोड़ी सी और अग्रेसिव एक स्टेज होती है अगर बच्चे का जन्म 28 वीक से पहले हो जाए, ओके, या वज़न उसका और भी कम हो, 1200 ग्राम के आसपास अगर उसका वज़न हो, तो उसके अंदर स्क्रीनिंग और थोड़ी सी जल्दी होनी चाहिए। उसमें हम कहते हैं कि भाई लेस देन 2 वीक्स, के 2 हफ्ते से पहले अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो वो बेटर रहता है। और इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट के उससे काफ़ी हद तक इन बच्चों की रोशनी को बचाया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप इमेजिन कीजिए कि बच्चा पैदा हुआ जो कि प्री मैच्योर हो गया। अब ज़्यादातर केसेस में ये बच्चे निकू, नियोनेटल इंटेंसिव यूनिट होती है, वहाँ पर होते हैं और इनका भी एक कंप्लीट स्टेराइल और ये अलग ही इन्वायरमेंट में इन बच्चों को देखभाल की जाती है। तो मैं एक चीज़ ये बता दूं जो लोग भी इसको देख रहे हैं कि उस स्पेशल इन्वायरमेंट में, निकू या पिकू उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी ये स्क्रीनिंग पॉसिबल होती है। और स्क्रीनिंग में जो है बहुत ज़्यादा इतना कुछ वो इंस्ट्रूमेंट और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, उससे एक बेसिक स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ट्रीटमेंट में मेनली आता है कि अगर लेज़र करना है या कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना है, वो ट्रीटमेंट उसी सेटअप के अंदर, निकू के अंदर ही वो ट्रीटमेंट डिलीवर भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को पता नहीं है कि भाई हमारे बच्चे की प्री मैच्योर हो गया है तो इसकी एक आँखों की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। तो अगर वो स्क्रीनिंग एक राइट टाइम पर हो जाए तो काफ़ी केसेस के अंदर ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें आँखों के रिलेटेड जो इशू है, पेशेंट्स को ये समझना होगा कि जो हमारी आँख है और ख़ास तौर पे जो आँख का पीछे का पर्दा है, ये हमारी डायरेक्टली ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये सीधा ब्रेन की एक्सटेंशन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें जो डेवलपमेंट होनी है, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है उसी टाइम पे जितनी हो गई वो हो गई, ठीक है जी। बाद में जो बीमारी मैंने आपको बताई, जैसे कोरोइडल कोलोबोमा बन गया, एक बार वो बन गया तो बन गया, पैदा होने के बाद कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये, और इसको हम बचा सकते हैं कि अगर न्यूट्रिशन हमने ठीक से दे दिया बच्चे को तो उसके अंदर ये काफ़ी हद तक जो रेटिना की जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी हद तक नॉर्मल हो सकती है और इसको बचाया जा सकता है। तो इसमें हमारा एक, या मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है कि भाई ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप खाना एकदम प्रॉपर खाएं, जितनी रिक्वायर्ड है उतना खाएं, और इससे यू कैन हैव अ हेल्दी बेबी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को इस बारे में चाहते हैं कि भाई उनको ये सारी चीज़ें
पता हूँ। तो देखिए इसमें एक और बीमारी, एक तो हमने आपको बताया कि भाई डाइटरी फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकंड इसमें आता है इन्वायरमेंट, कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अब इसमें देखिए जैसे ग्रामीण एरिया है जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप देखें कि पेस्टिसाइड का स्प्रे भी होता है, वो कीटनाशक जो स्प्रे करते हैं। तो ये जो भी केमिकल हैं इसमें अगर वो फीमेल को एक्सपोजर हो जाए उस टाइम पे, तो भी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो जो भी हार्मफुल इन्वायरमेंट हैं, फीमेल्स को उससे दूर रहना चाहिए। उसमें एक तो ये पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया, या आपके घर के अंदर कोई दीमक वगैरह, उसके लिए आजकल लोग बुला लेते हैं कि भाई उसके लिए, तो आपको उनसे भी दूर रहना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर ये पेंटिंग वगैरह आप करा रहे हैं तो उसमें भी टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं, तो अवॉइड करें कि भाई उस टाइम पे इस टाइप का आप वो मेजर्स ना लें। और दूसरा इसमें एक्सरे जो होता है, जो आम तौर पे हम बीमारियों के लिए एक्सरे या कुछ कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं, उन सब चीज़ों से भी अवॉइड उन फीमेल्स को दूर रहना चाहिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें डायरेक्टली बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क डालती हैं। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट आता है, एक टर्म होती है वॉश, WASH, ठीक है। इसमें ख़ास तौर पे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये देखा गया है कि लैक ऑफ वाटर, कि जहाँ पे पानी की कमी है, लोगों को पीने के लिए प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा। एक सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको एक टर्म दी है वॉश करके, कि लैक ऑफ वाटर अगर है और सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक उसमें देखें तो एक टर्म होती है टॉर्च, TORCH, है ना। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज़। और एक सिफिलिस तो अब अनकॉमन, इतनी कॉमन नहीं रही, बट ये टॉर्च के लिए अगर आपकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो आपका थोड़ा सा एक इन्फेक्शन की तरफ रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये टॉर्च इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, जब मतलब बच्चा जस्ट बन ही रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इनिशियल मंथ्स में हो जाए, तो इसमें बड़ी दिक्कत है। मतलब फिर आप ये मान के चलिए कि आई के अंदर जो भी अफेक्ट होगा, उसमें रेटिना के अंदर रेटिनाइटिस हो जाती है और इन कैटरेक्ट बन जाता है। तो इन केसेस के अंदर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। पहला तो हमने बताया कि भाई हाइजीन से बच सकते हैं। सेकंड, इसमें जो रुबेला करके एक वायरस है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो वैक्सीनेशन से अगर मदर को वैक्सीन लग जाए तो उसमें बच सकते हैं। थर्ड इसमें होता है प्री नेटल स्क्रीनिंग, कि अगर अनफॉर्चुनेटली भाई दिक्कत हो ही गई तो अल्ट्रासाउंड की मदद से, और काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे। मैं उस फील्ड में नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता। तो इनको हम एक राइट टाइम पे डायग्नोस भी कर सकते हैं कि भाई ये आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है, और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके एक अप्रोप्रिएट स्टेप उसमें ले सकते हैं। देखिए इसमें सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में एक तो ये है कि अगर मदर को कोई ऐसी इलनेस है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसकी दवाइयाँ तो आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके जो भी वो एडवाइस करते हैं वो आपने लेनी है। सेकंड इसमें आता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई ना लें, इवन पैरासीटामोल की गोली भी अपनी मर्ज़ी से ना लें, क्योंकि इसमें काफ़ी मेडिकेशन हैं जो डायरेक्टली बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असर डालती हैं। तो आपने अगर एक गोली भी कोई खानी है, कोई क्रीम भी अपनी स्किन के ऊपर लगानी है, तो आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है कि वो क्रीम या गोली या कुछ भी आप ले रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। और अगर उनकी कंसल्टेशन के बाद वो आपको गो अहेड बोलते हैं कि हाँ भाई ये आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ही फिर वो आपने कंटिन्यू करनी है। अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई नहीं लेनी।